गुड आफ्टरनून यार, क्या हाल चाल है आप सभी लोगों के। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो एसबीएलएल का पेपर आप लोगों का कंप्लीट हो चुका है और पेपर वॉज वेरी वेरी इजी। पेपर काफ़ी आसान आया। जितने बच्चों से मेरी बात हुई सभी लोगों ने ये बोला कि पेपर वॉज वेरी इजी, पेपर बहुत आसान था। हाँ, पेपर लेंथी था ये मैं मान सकता हूँ, पर पेपर आसान बहुत ज़्यादा था ये अपने को एग्री करना पड़ेगा। पेपर मेरे पास में आ चुका है। मैंने देखा एक आध क्वेश्चंस को अगर अपन हटा दें तो उनके अलावा जो बाकी के क्वेश्चंस हैं बस सारे के सारे क्वेश्चंस बिल्कुल मैनेजेबल थे। एक आध क्वेश्चन जैसे एमएसएमई वाला क्वेश्चन था वो थोड़ा सा आप लोगों के लिए नया था। अदरवाइज सारे के सारे क्वेश्चंस वही थे जो हम लोगों ने क्लास में मार्क किए थे, जो हम लोगों ने परसों के दिन मैराथन में कवर किए थे। ऑल टॉपिक्स वर कवर्ड फ्रॉम देयर। हाँ है ना। चलिए फटाफट से आप लोगों को एक बार पेपर दिखा देता हूँ हल्का फुल्का कि कहाँ से क्या आया है। तो पार्ट नंबर 1 की केस स्टडी है। इस केस स्टडी के अंदर अपन सीधे नीचे की साइड आए तो पहला दिया हुआ है लीगल फीचर्स ऑफ अ सेक्शन 8 कंपनी। एक सेक्शन 8 कंपनी के फीचर्स बताना है जो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। चैप्टर नंबर 2 में भी हम लोगों ने कवर किया है और चैप्टर नंबर 12 के अंदर भी कवर किया है। पर्पस ऑफ स्पाइस प्लस, यार स्पाइस प्लस फॉर्म से कंपनी इनकॉर्पोरेट करते हैं। इसके अंदर पार्ट ए और पार्ट बी दोनों होता है। इस प्लस इंडिकेट करता है कि हमें दूसरी एडिशनल सर्विसेज मिलेगी। ये सारा कुछ हमने कवर किया हुआ है। ब्रिज राउंड फंडिंग स्टार्टअप के अंदर अपन ने पढ़ा है टाइप्स ऑफ फाइनेंसिंग, उसके अंदर इक्विटी और डेट, और इक्विटी फाइनेंसिंग के अंदर चौथे तरह की फाइनेंसिंग पढ़ी थी अपन ने, ब्रिज राउंड की फंडिंग, जिसके अंदर अपन लोगों ने पढ़ा था कि एक आईपीओ और सीरीज फंडिंग के बीच में जो पैसा रिक्वायर्ड होता है वो ब्रिज फंडिंग से कवर अप किया जाता है। फिर नेक्स्ट था कि व्हाट आर द लीगल व्हाट आर द लीगल रिक्वायरमेंट फॉर कन्वर्टिंग अ सेक्शन 8 कंपनी इनटू अ प्राइवेट कंपनी। मतलब इससे आसान कोई क्वेश्चन आ सकता है क्या, एक सेक्शन 8 कंपनी को प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट करना था। चैप्टर नंबर 6 के अंदर अपन लोगों ने पढ़ा था कन्वर्जन का प्रोसेस। फिर मुद्रा, मैंने आप लोगों को बोला था कि मुद्रा वाला जो क्वेश्चन है वो अभी तक एग्जाम में आया नहीं है चैप्टर नंबर 8 से। तो फाइनेंशियल सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन वाले चैप्टर में से मुद्रा बैंक का क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में आया था। तो मुद्रा बैंक हमने पढ़ाई कि एक रीफाइनेंसिंग एजेंसी बैंक होती है जो एमएफआई को बाद में रीफाइनेंस करने का काम करती है, बराबर। तो इट वॉज वेरी इजी, इसमें से एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं जो आप लोगों को टफ कैटेगरी में ले जाए। 2A के बारे में बात करें तो ये एक वो जरूर क्वेश्चन है एमएसएमई का जिसके बारे में आप बोल सकते हो कि ये आप लोगों को शायद थोड़ा सा कम समझ में आया होगा, पर 100 में से 100 नंबर हमें लाने नहीं थे। तो इस 3 नंबर को अगर अपन हटा भी दें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। बी नंबर पर आइए। लो भाई, मैं आया नहीं पेपर में पर मैं अपना नाम जरूर भेज चुका था। तो निखिल नाम का एक आदमी है जो कैपिटल रेज करना चाहता है और उसे किसी ने बताया कि आरबीआई ने स्केल बेस्ड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, आप लोगों को क्लास की बात याद होगी, मैं जब भी ये टॉपिक क्लास में पढ़ाता हूं तो मैं हर बार बोलता हूं कि ये मेरा फेवरेट टॉपिक है पर जो इंस्टीट्यूट ने आज तक पूछा नहीं है। एंड गेस व्हाट, इंस्टीट्यूट ने आज के पेपर में उसे 3 मार्क्स के लिए पूछ लिया। और मैं आपको वादा कर सकता हूं कि आपके अलावा उस एग्जाम हॉल में ये आंसर किसी और ने नहीं लिखा होगा। इसके रेगुलेटरी फ्रेमवर्क कवर ही नहीं किया जाता है, हमने इसको कवर किया। मैंने मॉक टेस्ट 1 के अंदर इसकी केस स्टडी आप लोगों से पूछी थी। यहां पर तो सिर्फ क्या पूछा गया, डायरेक्ट क्वेश्चन। मैंने आप लोगों से इसकी केस स्टडी भी चैप्टर नंबर 8 के अंदर से पूछी थी। तो इट वाज अ वेरी इजी क्वेश्चन अपने लिए क्योंकि अपन पढ़ के गए थे। फिर पर्पस फॉर फॉर्मिंग अ सोसाइटी, चैप्टर नंबर 7 का क्वेश्चन है कि सोसाइटी बनाने के पीछे पर्पस क्या होते हैं। तो 6 लिस्ट दी हुई है, परमिशन दी हुई, मतलब 6 ऑब्जेक्टिव दिए हुए हैं कि किन किन चीजों की वजह से सोसाइटी जो है वो बनाई जा सकती है। तो ऐसा कह सकते हैं कि इट वॉज अगेन इजी क्वेश्चन जो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था। ये पास्ट अटेम्प्ट में एक बार पूछा भी जा चुका है। फिर एक कंपनी है नेक्सोनोवा, इस क्वेश्चन के अंदर ये था कि एक कंपनी है जो अपना 50% ऑफ द प्रॉफिट को क्या करना चाहती है, रेमिट करना चाहती है। रेमिट करने का मतलब होता है ट्रांसफर करना। तो ये हम लोगों की कॉपी के अंदर लिखा हुआ है कि अगर एक ब्रांच ऑफिस पैसा ले जाना चाहे तो ब्रांच ऑफिस पैसा ले जा सकती है इंडिया के बाहर, पर उसे एडी कैटेगरी 1 बैंक के पास में कुछ सर्टिफिकेट डिपॉजिट करने पड़ते हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स डिपॉजिट करने पड़ते हैं। सबसे पहला तो पैसा नेट ऑफ टैक्स से जाना चाहिए, और दूसरा ऑडिटर का सर्टिफिकेट होना चाहिए इसमें वो बताए कि लाइबिलिटी, मतलब जिसके अंदर बताना चाहिए कि रेमिटेबल अमाउंट कैसे आया, सारी लाइबिलिटीज का पेमेंट कर दिया है, असेट डिस्पोज ऑफ कर दिए। ये सारी बातें इस टॉपिक के अंदर हम लोगों ने कवर की थी। आप लोगों को याद आ रहा होगा हमने पढ़ा था कि प्रोजेक्ट ऑफिस और ब्रांच ऑफिस को पैसा ले जाना अलाउड है और लाइसेंस ऑफिस को पैसा ले जाना अलाउड नहीं। वहीं पर ये टॉपिक दिया हुआ है, वेरी इजी क्वेश्चन फ्रॉम चैप्टर नंबर 10। ये चैप्टर नंबर 3 से क्वेश्चन है एलएलपी से, जिसके अंदर बोल रहे हैं कि अगर एक पार्टनर ने फ्रॉड किया तो क्या दूसरे पार्टनर उसके लिए लाइबल रहेंगे या नहीं। एक पार्टनर है जिसने इंटेंशनली कुछ इंफॉर्मेशन को
कंसील किया और बाद में जो क्लाइंट है वो बोल रहा है कि एलएलपी ने फ्रॉड किया, तो बताइए क्या पार्टनर की लाइबिलिटी है इन केसेस ऑफ इन्वॉल्विंग फ्रॉड? क्या अगर पार्टनर फ्रॉड करता है तो उसकी लाइबिलिटी आती है? जी हाँ, अगर एक पार्टनर एलएलपी का पार्टनर फ्रॉड करे तो उसकी लिमिटेड लाइबिलिटी को अनलिमिटेड लाइबिलिटी में कन्वर्ट कर दिया जाता है। और ये क्वेश्चन हम लोगों ने क्लास में कवर करा हुआ है। हाँ, इसका पास्ट ईयर में कभी क्वेश्चन आया नहीं था, पर ये सेक्शन हम लोगों ने क्लास के अंदर कवर किया है। हमने 1 से लेकर के 40 पूरे सेक्शंस क्लास में कवर किए थे और उसी में से ये एक क्वेश्चन है। फिर है डीपीआईआईटी का क्वेश्चन। डीपीआईआईटी का रिकॉग्निशन का प्रोसेस बताना है यार, कि आपको जब डीपीआईआईटी से अपने स्टार्टअप को रिकॉग्नाइज करवाना हो तो उसका प्रोसेस क्या होता है। तो हमने पढ़ा था सबसे पहले कंपनी बनानी है इन द फॉर्म ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या एलएलपी या फिर रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म। फिर डीपीआईआईटी के पास फिर उसको स्टार्टअप इंडिया की वेबसाइट पे रजिस्टर करवाना है या तो एप्लीकेशन पे रजिस्टर करवाना है। फिर आपको कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट करना है स्टार्टअप, उसके बाद डीपीआईआईटी के पास में फिर डीपीआईआईटी 1 से लेकर के 4 दिनों में आपके फॉर्म को अप्रूव या फिर रिजेक्ट करने का काम करेगा। ये टॉपिक हमने स्पेसिफिकली क्लास में अलग से कवर किया हुआ है। तो इट वॉज अ इजी क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन था कि मेमोरेंडम और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को कैसे स्टैंप प्रिपेयर या साइन फाइल किया जाएगा। तो ये वाला चैप्टर जो है, मतलब ये वाला जो टॉपिक है, ये अपन ने चैप्टर नंबर 2 में भी कवर किया है और साथ साथ में आप लोगों ने भी परसों कंपनी लॉ का पेपर दिया होगा, तो कंपनी लॉ के भी चैप्टर नंबर 2 में ये टॉपिक कवर्ड है। और मैंने मैराथन के एंड में आप लोगों को बोला था कि चैप्टर नंबर 2 को एसबीआई से तो कवर करना ही है, साथ साथ में कंपनी लॉ का मॉड्यूल भी कवर करना पड़ेगा शुरू के फर्स्ट और सेकंड चैप्टर का, क्योंकि वो लोग उसमें से क्वेश्चन पूछते हैं। एंड दिस इज वन सच क्वेश्चन जिसमें आधा आंसर आप कहां से लिखते, एसबीआईएल से, और आधा आपको कहां से लिखना पड़ता, कंपनी लॉ के मॉड्यूल में से। बहुत कोई बेसिक क्वेश्चन था कि मेमोरेंडम और आर्टिकल को कैसे प्रिपेयर किया जाता है। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज डीएससी एंड व्हाट इज डिन? डिन मतलब डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। अपन ने पढ़ा है कि जब भी एक कंपनी में किसी पर्सन को डायरेक्टर बनना हो तो उसे डिन नंबर लेना कंपलसरी है। ये चैप्टर नंबर 2 में भी कवर किया जा सकता है। ये जेआईजीएल के अंदर डीएससी कवर हो सकता है और कंपनी लॉ के अंदर डिन और डीएससी दोनों कवर होता है। तो ये वन सच क्वेश्चन है, जैसे ये था, ये भी वैसा का वैसा ही क्वेश्चन है जिसके अंदर चैप्टर नंबर 2 के साथ साथ में कंपनी लॉ का भी आपको पता होना चाहिए। कंपनी लॉ के अंदर भी आप लोगों ने ये वाला पोर्शन जो है वो कवर किया हुआ है। फिर ये आता है इन्फोसिस एक फॉरेन एंटिटी है जिसकी, इन्फोसिस एक फॉरेन एंटिटी में इन्वेस्ट करना चाहती है जिसकी लिमिटेड लाइबिलिटी नहीं है क्या, और द फॉरेन एंटिटी इज नॉट अ स्ट्रेटेजिक सेक्टर। बताइए क्या वो इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है? हमने बोला नहीं। फॉरेन एंटिटी के केस में जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो लिमिटेड लाइबिलिटी स्ट्रक्चर होना चाहिए, अनलेस वो स्ट्रेटेजिक सेक्टर के अंदर कवर हो जाए। अपन ने पढ़ा था फेमा ओवरसीज रूल्स 2022 में आरबीआई ने एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था स्ट्रेटेजिक सेक्टर का, और ये इन्वेस्टमेंट अगर स्ट्रेटेजिक सेक्टर नहीं है तो आपको अनलिमिटेड लाइबिलिटी वाली कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना अलाउड नहीं है। एडी वेरी इजी क्वेश्चन, हम लोगों ने एटलीस्ट क्लास में कवर किया है, बाकी लोगों ने पढ़ा हो या नहीं पढ़ा हो, हमने चैप्टर नंबर 11 के अंदर इसको कवर किया था पार्ट ए के अंदर, आपको अच्छे से ध्यान होगा। फिर नेक्स्ट था कि फिनोवेट फिननाइंस प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी है जिसकी टोटल एसेट का 48% फाइनेंशियल एसेट है और इनकम फ्रॉम द फाइनेंशियल एसेट आर 52% ऑफ ग्रॉस इनकम। बताइए क्या ये कंपनी एनबीएफसी है? हमने क्लास में न्यूमेरिकल किया था कि 50% ऑफ द टोटल एसेट शुड बी फाइनेंशियल एसेट एंड 50% ऑफ इनकम फ्रॉम 50% ऑफ इनकम शुड कम फ्रॉम फाइनेंशियल इनकम। तो आप लोगों को एनबीएफसी के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने कल ही पढ़ाए थे कि 50-50 टेस्ट पास करना पड़ता है और नेट ओन फंड होने चाहिए 10 करोड़ रुपए के। तो काफी आसान क्वेश्चन हमारे लेवल के हिसाब से देखें तो हमारी प्रिपरेशन इसमें केस स्टडी की थी, इन्होंने इतने लेवल पर पूछा ही नहीं। इट वॉज अ वेरी इजी क्वेश्चन। फिर ये क्वेश्चन था इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक दैट डिफाइन अ एमएफआई माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, अगेन चैप्टर नंबर 8 का क्वेश्चन था और यही रीजन था कि पार्ट ए की मैराथन में मैंने सबसे पहले चैप्टर कौन सा लिया था, चैप्टर नंबर 8। क्यों? क्योंकि चैप्टर नंबर 8 हमेशा से हेवी बिल्डर रहा है, हमेशा से इसमें से ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं। इसके अलावा फिर आपको बताना है कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बनाते वक्त किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन पॉइंट में होना चाहिए, पैराग्राफ में ज्यादा बड़े बड़े पैराग्राफ नहीं होने चाहिए, सीरियली नंबर्ड होना चाहिए, उसके अंदर कोई भी ऐसी बात ना लिखी हो जो कंपनी सेट को ओवरराइड करती हो। ये सारी बातें हम लोगों ने कवर की थी, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था, कॉपी में भी लिखा हुआ है और बुक के अंदर भी लिखा हुआ है। फिर ये सेक्शन नंबर 12 का क्वेश्चन है, आप इसे जरूर ऐसा मान सकते हैं कि ये थोड़ा सा आपके लेवल से, एग्जीक्यूटिव के लेवल में थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन उन्होंने पूछा, कवर था ये अपने बुक में अंदर, अपने नोट्स में कवर किया था, पर उम्मीदें बिल्कुल कम थी कि ऐसा क्वेश्चन इंस्टीट्यूट एग्जाम में पूछेगी। पर कोई दिक्कत नहीं है, सेक्शन नंबर 12 के अंदर अपन ने पढ़ा था
कि सोसाइटी और ट्रस्ट को क्या क्या एग्जाम्पशन मिलते हैं, कि जो भी इनकम वो लोग कमाते हैं उस इनकम के ऊपर कोई भी टैक्स एप्लीकेबल नहीं होता है अगर वो 85% ऑफ द पैसा सेम ईयर में खर्च कर दें तो। चैप्टर नंबर 7 के अंदर हम लोगों ने इसको कवर किया हुआ है, आप लोगों को अच्छे से ध्यान होगा, नोट्स में चेक करना मिल जाएगा। एक्सप्लेन द मैनर इन विच फॉरेन फाइनेंशियल कोलैबोरेशन सपोर्ट द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो यहाँ पर आपको ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फॉरेन कोलैबोरेशन लिखने थे कि फॉरेन कोलैबोरेशन से किस तरीके से मदद हमें मिलती है। फिर यहाँ पर बताना था बेनिफिट्स ऑफ इनकॉर्पोरेटिंग हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, कि भाई हाउसिंग फाइनेंस कंपनी की वजह से दूसरे सेक्टर्स की जो डिमांड है वो बढ़ जाती है, रीजनल इम्बैलेंस रिड्यूस हो जाता है, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होता है, सिटी के अंदर कंजेशन रिड्यूस होता है। ये सारे पॉइंट हम लोगों ने कवर किए हुए, आपकी कॉपी के अंदर लिखा हुआ भी है ये वाला। 4 या फिर 4A कर सकते थे, तो मेरे हिसाब से तो 4 वाला क्वेश्चन मैनेजेबल था, आपको वही करना था। 4A के अंदर लिखा हुआ ये चैप्टर नंबर 1 का क्वेश्चन है यार, कि why is selecting the form of business entity is इंपॉर्टेंट बिफोर स्टार्टिंग ऑपरेशन। किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले क्यों फॉर्म सिलेक्ट करना जरूरी है, क्यों? क्योंकि फॉर्म अफेक्ट करता है कि परपेचुअल सक्सेशन होगा या नहीं होगा, फॉर्म अफेक्ट करता है कि लाइबिलिटी लिमिटेड होगी या अनलिमिटेड होगी, फॉर्म डिटरमाइन करता है कि टैक्स कितना अप्लीकेबल होगा कितना नहीं लगेगा। इसके अलावा की कॉर्पोरेट चेंजेस दैट टेक प्लेस व्हेन अ प्राइवेट कंपनी, अगर एक प्राइवेट कंपनी प्राइवेट पब्लिक में कन्वर्ट होती है तो उसके चेंजेस क्या होते हैं, तो भैया आपको नंबर ऑफ पर्सन जो है वो 2 से बढ़ा करके 7 करने पड़ेंगे, जो आपके डायरेक्टर्स हैं वो 2 से 3 हो जाएंगे, आपके मेंबर्स के केस में शेयर ट्रांसफर लीड पे जो रेस्ट्रिक्शन था वो हट जाएगा, नंबर ऑफ मेंबर 200 से ज्यादा हो जाएंगे। मतलब इससे आसान कोई क्वेश्चन इस पेपर में था ही नहीं। हाउ द कॉन्सेप्ट ऑफ लाइबिलिटी लिमिटेड लाइबिलिटी ऑपरेट विद इन एन एलएलपी स्ट्रक्चर, ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, ये आपको कहीं पर भी कवर्ड नहीं मिलेगा, मतलब ये कहीं पे इसका कोई आंसर हो ही नहीं सकता जो किताब में लिखा हुआ हो। ये आपको मन से लिखना था समझ के कि लिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है, और लिमिटेड लाइबिलिटी एक्सप्लेन करनी थी, और लिमिटेड लाइबिलिटी का एक एग्जाम्पल देना था कि कैसे एक एलएलपी फॉर्म पे अगर 1 लाख रुपए की भी लाइबिलिटी आ जाए तो भी पार्टनर की लाइबिलिटी तो उनके कॉन्ट्रीब्यूशन तक ही लिमिटेड रहेगी। इट वॉज अ वेरी बेसिक क्वेश्चन, कहीं पर भी कवर्ड नहीं है, आपको ऐसा कहीं पर भी मॉड्यूल में, किताब में, नोट्स में कहीं पर भी ऐसा लिखा हुआ नहीं मिलेगा, पर ये आपको समझ से लिखना था। फिर फंक्शनल रोल प्रोजेक्ट ऑफिस क्या करता है इंडिया में करके, तो स्पेसिफिक प्रोजेक्ट को फाइनेंस करने का काम करता है। एंड स्टेट द सिग्निफिकेंस ऑफ ऑब्टेनिंग ट्रेड लाइसेंस, कोई भी ट्रेड लाइसेंस लेने की जरूरत क्या है, तो ये चैप्टर नंबर 12 या 13 में आप इसे डाल सकते हैं। बहुत जनरल क्वेश्चन था कि भाई अगर आप लाइसेंसेस ले लेंगे तो आपके ऊपर रेगुलेटरी पेनल्टी नहीं लगेगी, आपको बिजनेस करने में रिकॉग्निशन मिलेगा, आपके एक बिजनेस की जो वैल्यूएशन है वो जो गुडविल है वो इससे बरकरार रहेगी। तो मैनेजेबल क्वेश्चन था ये भी, पर मेरे हिसाब से आपको क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो करना था। तो ये हुआ पार्ट ए। और पार्ट बी के बारे में तो मैं क्या बात बोलूं यार, परसों के दिन मैराथन में जितने सेक्शंस मैंने कवर करवाए उसमें से कुछ भी बाहर नहीं गया, सारे के सारे सेक्शंस ही कहां से कवर थे, जो हमने पार्ट बी मैराथन के अंदर कवर किए थे। अगर आप देखें तो डायरेक्ट केस स्टडी भी आप लोग अगर पढ़ें तो केस स्टडी पढ़ करके भी आपको पता चलेगा कि क्या एक प्रेग्नेंट वुमेन को कंपेल किया जा सकता है कि उसे नाइट वर्क करना पड़ेगा। हमने बोला नहीं भाई, प्रेग्नेंट वुमेन जो है वो रिक्वेस्ट कर सकती है कि उसे कोई भी हार्ड नेचर का, एरोनियस नेचर का या वो जो डेंजरस नेचर का काम होता है वो उससे ना करवाया जाए। दूसरा, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अप्रोप्रिएट अथॉरिटी, गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर वुमेन्स कोई भी काम करती है हैजार्डस ऑक्यूपेशन में तो उनके लिए सेफ्टी का इंतजाम रखें। चैप्टर नंबर 16 से ये क्वेश्चन था। इसके अलावा मैनेजमेंट रिक्वेस्ट डायरेक्टिंग द तानिया टू रिज्यूम ड्यूटी 5 जून, हमने बोला है कि भैया डिलीवरी के बाद में कम से कम 6 वीक की तो आपको छुट्टी देनी पड़ती है, वो 6 वीक तो कंपलसरी छुट्टी है, आप उसे कम नहीं कर सकते। इसके अलावा टू व्हाट एक्सटेंड द डिमांड ऑफ तानिया टू प्रोवाइड चाइल्ड केयर, हमने बोला क्रैश फैसिलिटी तो देनी पड़ती है, सेक्शन नंबर 66 के अंदर लिखा हुआ है कि क्रैश फैसिलिटी अगर एक सर्टेन नंबर ऑफ एम्प्लॉय पार हो जाए तो क्रैश फैसिलिटी आपकी ऑर्गेनाइजेशन को प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो बहुत आसान क्वेश्चन था। 6A का क्वेश्चन था। सेक्शन नंबर 13 मैंने आप लोगों को इंपॉर्टेंट में मार्क करके दिया था, ड्यूटीज ऑफ द एम्प्लॉय, कि एम्प्लॉय की क्या ड्यूटीज है चैप्टर नंबर 16 में, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। इसके अलावा सेक्शन नंबर 6, ये क्वेश्चन मैंने आज ही अंशिका को एग्जाम सेंटर पर बताया कि ट्रेड यूनियन रिकॉग्नाइज करने का क्राइटेरिया क्या होता है, 10% ऑफ द एम्प्लॉय और 100 विच एवर इज लेस। अगर इतने लोगों का सपोर्ट आपके पास में हो तो आप क्या कर सकते हैं, एक ट्रेड यूनियन बना सकते हैं। ऐसा सेक्शन नंबर 6 का आसान क्वेश्चन एग्जाम में आया था। इसकी अगर अपन बात करें तो यहां पर लिखा हुआ है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी है और उस कोऑपरेटिव सोसाइटी ने कोई भी पीएफ जो है वो डिडक्ट नहीं किया है, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी के ऊपर पीएफ का प्रोविजन एप्लीकेबल होता है या नहीं होता है। एप्लीकेबिलिटी नॉन एप्लीकेबिलिटी में से क्वेश्चन था, तो बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन था जो आराम से आप अटेम्प्ट कर सकते थे।
ये वाले क्वेश्चन में था कि एक बच्चा है, जो बच्चा मतलब अडोलेसेंट, जो 14 से लेकर के 18 साल तक का है, और ये पहले तो काम करता था 10 से लेकर के 4, पर नया मैनेजर आया और उसने बोला कि टाइम क्या होगा 5 से 9। हमने बोला भैया कोई भी अडोलेसेंट जो है वो सुबह शाम को 7 से लेकर के सुबह 8 तक में काम नहीं कर सकता, नाइट वर्क करना अलाउड नहीं है, तो माना जाएगा कि यहाँ पर क्या है, ये जो नई टाइमिंग है ये नई टाइमिंग वैलिड नहीं है। इसके अलावा न्यू लेबर कोड को लाने के पीछे ऑब्जेक्टिव क्या थे, चैप्टर नंबर 15 का बेसिक सा क्वेश्चन था। क्वालिफिकेशन, अगर अप्रेंट आपको अपॉइंट करना हो तो अप्रेंट अपॉइंट करने की क्वालिफिकेशन क्या है, और कॉन्ट्रेक्चुअल फॉर्मेलिटीज मतलब सेक्शन 4 और सेक्शन नंबर 5 अप्रेंटिस एक्ट से बिल्कुल आसान क्वेश्चन, मैराथन में सेकंड नंबर पे अपन ने कवर किया था, छोटू सा एक्ट है ये। क्या इंटरिम मेजर आईसीसी को रिकमेंड करने पड़ते हैं एम्प्लॉयर को ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ इंक्वायरी, अगर इंक्वायरी चल रही है तो ऐसे केस में टेम्परेरी मेजर्स लिए जा सकते हैं, जैसे किसी वर्कर को शिफ्ट कर देना, जैसे किसी वर्कर को थोड़े समय के लिए सस्पेंड कर देना, उसकी सैलरी रिड्यूस कर देना, ये सारे टेम्परेरी मेजर जो है वो लिए जा सकते हैं। और कौन से रिकॉर्ड रिटर्न नोटिस एंड एम्प्लॉयज रिक्वायर्ड टू मेंटेन अंदर, मतलब कोड ऑन वेजेस 2019 के हिसाब से कौन कौन से रिटर्न और नोटिस आपको प्रिपेयर करने पड़ते हैं। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है स्लाइटली जो हमने थोड़ा सा मैराथन के अंदर कवर नहीं किया था, बाकी सारे के सारे टॉपिक जो हैं वो अपने मैराथन के अंदर भी कवर्ड थे। तो ओवरऑल अगर मैं देखूं तो पेपर वाज कंपैरेटिवली इजी, पिछले अटेम्प्ट के कंपैरिजन में बहुत आसान पेपर था। एक क्वेश्चन एमएसएमई वाला अगर मैं हटा दूं, उसके अलावा ऐसा कोई दूसरा क्वेश्चन था ही नहीं जिसमें आपको थोड़ी सी भी अनकंफर्टनेस मिले। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों का पेपर बहुत ही बढ़िया गया होगा। और अब लास्ट पेपर की बारी है, बढ़िया मन धन से आराम से अकाउंट्स पढ़ो, एफएम पढ़ो, और ये लास्ट पेपर को क्लियर करो, एंड देन आई विल सी यू इन द ग्रुप 2 वेरी सुन। चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी की बातें करेंगे फिर किसी और दिन। टिल देन बाय बाय एंड हैव अ गुड डे।